चैप्टर 9 है संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अधिकार व्यक्ति के विकास के वैध दावे हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के वैध दावे हैं जिन्हें समाज और सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। अधिकार व्यक्ति के विकास के वैध दावे हैं जिन्हें समाज और सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है जब ऐसे अधिकारों का संविधान भाग 3 में अलग से उल्लेख किया जाता है। जब ऐसे अधिकारों का संविधान भाग 3 में अलग से उल्लेख किया जाता है और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया जाता है तो उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जब ऐसे अधिकारों का संविधान भाग 3 में अलग से उल्लेख किया जाता है और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया जाता है तो उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है। संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है। मौलिक अधिकारों के स्रोत, मौलिक अधिकारों के स्रोत मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। बिल ऑफ राइट 1791, बिल ऑफ राइट 1791 का है बिल ऑफ राइट। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, बिल ऑफ राइट 1791 से। कई अन्य स्रोतों से भी प्रेरणा मिली मौलिक अधिकारों। नंबर 1 मैग्ना कार्टा ब्रिटेन 1215 में, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन 1215। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन 1689। नंबर 2 है बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन 1689। नंबर 3 राइट ऑफ मेस फ्रांसीसी क्रांति, राइट ऑफ मेस फ्रांसीसी क्रांति 1789। नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 1949, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 1949। नंबर 3 राइट ऑफ मेस फ्रांसीसी क्रांति 1789। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन 1689, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन 1215। मौलिक अधिकारों के स्रोत जिनमें मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, बिल ऑफ राइट 1791 और कई अन्य स्रोतों से भी प्रेरणा मिली। नंबर 1 मैग्ना कार्टा ब्रिटेन 1215। नंबर 2 बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन 1689। नंबर 3 राइट ऑफ मेस फ्रांसीसी क्रांति 1789। नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 1949। मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग भारत में। नंबर 1 1895 ईस्वी में बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में। नंबर 2 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक में, भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक में एनी बेसेंट द्वारा 1918 ईस्वी में। नंबर 3 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मांग की मौलिक अधिकारों की, 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। नंबर 4 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मांग की मौलिक अधिकारों की, कांग्रेस कराची अधिवेशन में 1931। 1944 में नंबर 5 पर 1944 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा सप्रू समिति की रिपोर्ट पर, तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1944 में सप्रू समिति रिपोर्ट में मांग की। नोट, संविधान सभा में 38 दिन मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा में 38 दिन तक मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में, 1918 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक में, 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, 1931 कांग्रेस कराची अधिवेशन में, 1944 तेज बहादुर सप्रू द्वारा सप्रू समिति रिपोर्ट में। संविधान सभा में 38 दिन मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी। मौलिक अधिकारों के प्रकार, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में था को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया। संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में था को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। अतः वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में था को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। अतः वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार है। नंबर 2 आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 29-30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29-30। और 31 में संपत्ति का अधिकार था जो 300A में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29-30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर 1 आर्टिकल 12, नंबर 1 है आर्टिकल 12, इसमें है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। संघ विधायिका कार्यपालिका, संघ विधायिका कार्यपालिका, विधायिका संसद व कार्यपालिका भारत सरकार। राज्य की परिभाषा में संघ में विधायिका कार्यपालिका, विधायिका संसद होगी और कार्यपालिका भारत सरकार। राज्य में विधायिका कार्यपालिका, राज्य विधायिका और कार्यपालिका से बनेगा।
इसमें विधायिका राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका राज्य सरकार होगी। कार्यपालिका राज्य सरकार, विधायिका राज्य विधानमंडल। स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, राज्य की परिभाषा में संघ, राज्य और स्थानीय व अन्य प्राधिकारी आते हैं। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। नंबर 2 राज्य निधि से पोषित संस्थान, राज्य निधि से पोषित संस्थान। और नंबर 3 स्थानीय निकाय। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में आते हैं नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नंबर 2 राज्य निधि से पोषित संस्थान और स्थानीय निकाय। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा में संघ, विधायिका कार्यपालिका, विधायिका संसद, कार्यपालिका भारत सरकार और राज्य में विधायिका कार्यपालिका, विधायिका राज्य में राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका राज्य सरकार और स्थानीय व अन्य प्राधिकारी में नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नंबर 2 राज्य निधि से पोषित संस्थान, नंबर 3 स्थानीय निकाय। दूसरा आर्टिकल है नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। 13 के क्लोज 1 में है संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में है संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13(2) में राज्य ऐसा कोई कानून विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। राज्य ऐसा कोई कानून या विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। संविधान पश्चात कानूनों विधियों के लिए, संविधान पश्चात कानूनों विधियों के लिए। आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा। आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा इसमें सम्मिलित है अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना। इसके अंतर्गत है विधि की परिभाषा में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा इसमें सम्मिलित है अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। आर्टिकल 13(1) में संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगति की सीमा तक शून्य होगी। 13(2) में ऐसा राज्य ऐसा कोई कानून विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। संविधान पश्चात विधियों के लिए। और 13(3) में विधि की परिभाषा इसमें सम्मिलित है अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न्यायिक पुनरावलोकन, यदि विधायिका द्वारा पारित कोई विधि, कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान के प्रावधानों से असंगत हो तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, यदि विधायिका द्वारा पारित कोई विधि, कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान के प्रावधानों से असंगत हो तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन लागू होने पर रोक लगा सकता है। प्रवर्तन करते हैं लागू करना। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत है आरएमडीसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957। आरएमडीसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957। यहाँ वी नहीं है, सी है। आरएमडीसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957। पृथक्करण का सिद्धांत, यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। यदि कोई विधि, कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी, अर्थात पूरी विधि शून्य नहीं होगी। विधि के वे भाग ही शून्य होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, विधि का शेष भाग लागू रहेगा। आरएमडीसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957। ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत बीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। बीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, यदि कोई संविधान पूर्व का कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है। यदि कोई संविधान पूर्व का कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है, किंतु कालांतर में संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन करती है और उससे वह असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून पुनर्जीवित हो जाता है। ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत बीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। यदि कोई संविधान पूर्व का कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है, किंतु कालांतर में संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन करती है और उससे वह असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून पुनर्जीवित हो जाता है। नंबर 3 आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 में समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में आर्टिकल 14 में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में रेक्स लेक्स राजा ही कानून है। रेक्स लेक्स में राजा ही कानून है जिसके तहत असमानता होती है। एविडाइसी ने विधि का शासन लेक्स सुप्रीमस का सिद्धांत दिया। एविडाइसी विधि का शासन लेक्स सुप्रीमस, जिसमें विधि लॉ में शासक, यहाँ शासन नहीं है शासक है, शासक और शासित दोनों के साथ दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। शासक और शासित दोनों के लिए विधि लॉ कानून समान होते हैं। शासक और शासित के लिए दोनों के लिए विधि कानून समान होंगे। लेक्स सुप्रीमस में विधि का शासन होगा। लेक्स रेक्स कानून ही राजा, जिसके तहत समानता होती है सभी में। लेक्स रेक्स कानून ही राजा, समानता, और रेक्स लेक्स में राजा ही कानून है, इसमें इसके तहत असमानता होती है। एविडाइसी विधि का शासन लेक्स सुप्रीमस, इसमें कानून विधि सुप्रीम होगी, इसके तहत शासक और शासित सेम होंगे, दोनों में समानता होगी। नंबर 1 विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह अवधारणा विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह अवधारणा विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। कानून के समक्ष सभी समान है। विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कानून के समक्ष सभी समान है। विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। व्यक्ति में आते हैं विधिक व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि।
इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं है और कानून बिना भेदभाव के सब पर लागू होता है, इसलिए राज्य सबके लिए निष्पक्ष है। इसे औपचारिक समानता भी कहते हैं क्योंकि राज्य समाज की पुरानी असमानताओं को ठीक करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाता है। इसे औपचारिक समानता भी कहते हैं क्योंकि राज्य समाज की पुरानी असमानताओं को ठीक करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाता है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह अवधारणा विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। कानून के समक्ष सभी समान है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, व्यक्ति में विधि, व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं है और कानून बिना भेदभाव के सब पर लागू होता है, इसलिए राज्य सबके लिए निष्पक्ष है। इसे औपचारिक समानता भी कहते हैं क्योंकि राज्य समाज की पुरानी असमानताओं को ठीक करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाता है। विधि के समक्ष समता के अपवाद। विधि के समक्ष समता के अपवाद है। नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियां, आर्टिकल 361 के तहत। विधि के समक्ष समता के अपवाद है। नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियां, आर्टिकल 361 के तहत। कार्यकाल के दौरान अपने पदीय कार्य के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अपने पदीय कार्य के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हो सकती। राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हो सकती। इनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही की जा सकती है। इनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही की जा सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 31C के तहत अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 31C के तहत अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। नंबर 5, विदेशी शासकों और राजनयिकों, राजदूत, उच्चायुक्त को सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति। विदेशी शासकों और राजनयिकों, राजदूत, उच्चायुक्त को सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को उन्मुक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को उन्मुक्ति। विधि के समक्ष समता के अपवाद हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियां, आर्टिकल 361। कार्यकाल के दौरान अपने पदीय कार्य के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं है। इनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही की जा सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 31C, अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। विदेशी शासकों, राजनयिकों, राजदूत, उच्चायुक्त को सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को उन्मुक्ति। विधि का समान संरक्षण। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। अवधारणा यूएसए से ली गई। विधि का समान संरक्षण अवधारणा यूएसए से ली गई। यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी। समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी। विधि युक्तिसंगत भेदभाव कर सकती है। विधि युक्तिसंगत भेदभाव कर सकती है। इसका अर्थ है कि राज्य अलग अलग समूह या वर्गों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है। समानता की इस अवधारणा को सकारात्मक या वास्तविक समानता भी कहते हैं क्योंकि राज्य समाज की असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाता है। विधि का समान संरक्षण से यह अवधारणा यूएसए से ली गई है। यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी। विधि युक्तिसंगत भेदभाव कर सकती है। इसका अर्थ है कि राज्य अलग अलग समूह या वर्गों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है। समानता की इस अवधारणा को सकारात्मक या वास्तविक समानता भी कहते हैं क्योंकि राज्य समाज की असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाता है। उचित वर्गीकरण का सिद्धांत, अनवर अली केस 1951। उचित वर्गीकरण का सिद्धांत अनवर अली केस 1951 में दिया गया। अनवर अली केस 1951 उचित वर्गीकरण का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को तार्किक आधार पर वंचित समूह की पहचान करने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को तार्किक आधार पर वंचित समूह की पहचान करने की अनुमति दी। यह सिद्धांत सरकार को विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग और विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है। यह सिद्धांत सरकार को विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग और विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है, जैसे बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग या कमजोर वर्ग। आर्टिकल 15, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिबंध। आर्टिकल 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिबंध। आर्टिकल 15(1), राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर निम्न स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर निम्न स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे ए, निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय। निजी संस्थाओं, होटल और भोजनालय। बी, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि। बी में है सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि। ए में है निजी संस्थाओं, होटल और भोजनालय। 15(2) में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर निम्न स्थानों पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद। अपवाद आर्टिकल 15(3) में। अपवाद है आर्टिकल 15(3) में राज्य महिला बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(3) के तहत राज्य महिला व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगरीय निकायों। 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगरीय निकायों और 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023 में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण।
राज्य महिला व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 15(3) के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज में और 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगरीय निकायों में और 106वां संविधान संशोधन 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण। आर्टिकल 15(4) पहला संविधान संशोधन 1951। आर्टिकल 15(4) में पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(4) में पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 93वां संविधान संशोधन 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005 आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) में राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC सामाजिक रूप से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 15(5) में राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। और आर्टिकल 15(4) में था पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा आर्टिकल 15(5) में राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है ST SC OBC को। यह आरक्षण सरकारी व निजी संस्थाओं में दिया जा सकता है। यह आरक्षण निजी व सरकारी संस्थाओं में दिया जा सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जा सकता। यह आरक्षण सरकारी व निजी संस्थाओं में दिया जा सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 15(6) आर्टिकल 15(6) में 103वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य में EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान किए गए। आर्टिकल 15(6) में 103वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य में EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। यह आरक्षण सरकारी व निजी संस्थाओं में दिया जा सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जा सकता है। यह आरक्षण सरकारी व निजी संस्थाओं में दिया जा सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जा सकता। PA इनामदारवाद, यहाँ ईमानदार नहीं इनामदार है। PA इनामदारवाद 2006 आर्टिकल 15(5) को वैध बताया गया। PA इनामदारवाद 2006 में आर्टिकल 15(5) को वैध बताया गया और जनहित अभियानवाद 2022 जनहित अभियानवाद 2022 में आर्टिकल 15(6) को वैध बताया गया। PA इनामदारवाद 2006 में आर्टिकल 15(5) को वैध और जनहित अभियानवाद 2022 में आर्टिकल 15(6) को वैध बताया गया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16(1) राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। सरकारी नौकरियों में राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16(1) के तहत। 16(2) में लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, वंशानुगतता व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, वंशानुगतता व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 16(2) में लिखा हुआ है लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, वंशानुगतता व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और 16(1) में राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अपवाद अपवाद है 16(3). 16(3) में अपवाद संसद किसी पिछड़े राज्य UT की स्थानीय नौकरियों में वहां का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है। संसद किसी पिछड़े राज्य UT की स्थानीय नौकरियों में वहां का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है। 16(3) में 16(4) में पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। 16(4) में पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। 77वां संविधान संशोधन 1995। 77वां संविधान संशोधन 1995 आर्टिकल 16(4) ए 16(4) में ए जोड़ा गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा 16(4) में ए जोड़ा गया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण 16(4) ए के तहत। फिर 16(4) बी में बैग लोग भरने में 50% से अधिक बैग लोग भरने में 50% से अधिक आरक्षण 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। 16(4) बी 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया जिसमें बैग लोग भरने में 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। और 16(4) ए 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण। 16(4) बी में बैग लोग भरने में 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। 81वां संविधान संशोधन 2000। 16(5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। 16(5) में धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019। 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। आरक्षण शिक्षा, लोक नियोजन और राजनीति। शिक्षा में आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6) में आर्टिकल 15(5) में SC ST और बाद में OBC को जोड़ा गया। SC ST थे आर्टिकल 15(5) में पहले, फिर OBC को जोड़ा गया 15(5) में। और आर्टिकल 15(6) में EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आर्टिकल 15(6) के तहत विशेष प्रावधान और आरक्षण जोड़ा गया। EWS आर्टिकल 15(6) के तहत। और आर्टिकल 15(5) में SC ST बाद में OBC को जोड़ा गया। लोक नियोजन में आर्टिकल 16(4) के तहत ST SC बाद में OBC को जोड़ा गया। 16(4) में लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16(4) ST SC पहले से थे बाद में OBC को जोड़ा गया संशोधन द्वारा। और 16(6) आर्टिकल 16(6) में EWS लोक नियोजन में आर्टिकल 16(6) में EWS और 16(4) में ST SC और बाद में OBC को जोड़ा गया। शिक्षा में आर्टिकल 15(5) में SC ST बाद में OBC, फिर आर्टिकल 15(6) में EWS। राजनीति में आर्टिकल 330 और 334A
330 334 ए के तहत SC ST और वुमेन को आरक्षण दिया गया। 330 और 334 ए के तहत SC ST और वुमेन राजनीति में आरक्षण दिया गया। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के लिए आर्टिकल 340 341 और 342। 341 में SC, 342 में ST का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होगा पिछड़ेपन का। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। 342 में ST, 341 में SC निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़ेपन का मूल्यांकन कर सकता है। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करवा सकता है। आयोग गठित किए जैसे 1953 में काका कालेकर आयोग, 1953 में काका कालेकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल जिसने ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। 1978 में बीपी मंडल ओबीसी को शामिल किया पिछड़ा वर्ग में, 1978 में बीपी मंडल और 1953 में काका कालेकर आयोग। राष्ट्रपति आर्टिकल 340 के तहत मूल्यांकन करवा सकता है, पिछड़ेपन का आयोग गठित कर सकता है। और आर्टिकल 341 में SC और आर्टिकल 342 ST के पिछड़ेपन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होगा। इंदिरा साहनीवाद 1992। इंदिरा साहनीवाद 1992 न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। न्यायालय ने माना कि ओबीसी एक समरूप समूह नहीं है। न्यायालय ने माना कि ओबीसी एक समरूप समूह नहीं है, होमोजीनियस ग्रुप, अतः इनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है। अतः इनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है। न्यायालय ने ओबीसी में क्रीमीलेयर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीमीलेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। न्यायालय ने माना कि ओबीसी एक समरूप समूह नहीं है, अतः इनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है। न्यायालय ने ओबीसी में क्रीमीलेयर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीमीलेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इंदिरा साहनीवाद 1992। रोहिणी कमीशन आयोग 2017। रोहिणी कमीशन आयोग 2017 इसमें ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग। रोहिणी कमीशन आयोग 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। जनहित अभियानवाद 2022। जनहित अभियानवाद 2022 इसमें ईडब्ल्यूएस को वैध माना गया। जनहित अभियानवाद 2022 इसमें ईडब्ल्यूएस को वैध माना गया। ईवी चिनैयावाद 2004। ईवी चिनैयावाद 2004 इसमें SC ST एक समरूप समूह है तथा इनका उपवर्गीकरण संभव नहीं है। SC ST एक समरूप समूह है तथा इनका उपवर्गीकरण संभव नहीं है, यह कहा गया ईवी चिनैयावाद 2004 में। दविंदर सिंह वाद 2024। दविंदर सिंह वाद 2024 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST एक समरूप समूह नहीं है तथा इनका उपवर्गीकरण संभव है। पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया गया। दविंदर सिंह वाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST एक समरूप समूह नहीं है तथा इनका उपवर्गीकरण संभव है। पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया गया। M नागराजवाद जरनैल सिंह वाद 2006 और 2018। M नागराजवाद 2006 में और जरनैल सिंह वाद 2018। M नागराजवाद 2006 और जरनैल सिंह वाद 2018 में कहा गया न्यायालय ने माना अनुच्छेद 16(4)A अनुच्छेद 16(4)A के तहत SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। M नागराजवाद 2006 और जरनैल सिंह वाद 2018 न्यायालय ने माना अनुच्छेद 16(4)A के तहत SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। अस्पृश्यता का अंत राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। 1976 में संशोधन कर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। 1976 में संशोधन कर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नोट अस्पृश्यता को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। देवराजय्या बनाम बी पदान्ना वाद 1958 कर्नाटका। देवराजय्या बनाम बी पदान्ना वाद 1958 कर्नाटका न्यायपालिका ने इसे हिंदुओं के बीच एक सामाजिक प्रथा के रूप में परिभाषित किया। देवराजय्या बनाम बी पदान्ना वाद 1958 कर्नाटका में न्यायालय ने इसे हिंदुओं के बीच एक सामाजिक प्रथा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ केवल जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जैसे मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध। देवराजय्या बनाम बी पदान्ना वाद 1958 कर्नाटका न्यायपालिका ने इसे हिंदुओं के बीच एक सामाजिक प्रथा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ केवल जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जैसे मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18(1) में राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18(1) में है राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, केवल शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त। 18(2) में आर्टिकल 18(2) में भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(2) के तहत भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(3) आर्टिकल 18(3) में विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18(3) में विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि नहीं ले सकता।
आर्टिकल 18(4) में सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से समान उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(4) में सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से समान प्राप्त उपाधि नहीं कर सकता। और आर्टिकल 18(3) में विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18(2) में भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। आर्टिकल 18(1) में राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। बालाजी राघवनवाद 1996, इसके लिए एक केस है बालाजी राघवनवाद 1996। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं है वरन सम्मान है। बालाजी राघवनवाद 1996 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं है वरन सम्मान है। अतः यह समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। न्यायालय ने माना कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में ना करे, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा। नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1954 में प्रारंभ किए गए नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1954 में प्रारंभ किए गए और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार ने रोक दिए। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने रोक दिए थे और 1980 में पुनः प्रारंभ किए गए। नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री 1954 में प्रारंभ किए गए, 1977 में जनता पार्टी सरकार ने रोक दिए और 1980 में पुनः प्रारंभ किए गए।